नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की पॉलिटिकल व तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार हाजिर रहता हूं। आज भी मैं पॉलिटिकल बात लेकर हाजिर हूं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं। लगातार क्षेत्रों में बने रहते हैं, लेकिन आज 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश भी जवानों और किसानों पर ही टिका है, तो आज किसान दिवस भी है। किसान दिवस पर खास बातचीत करेंगे डॉक्टर अमर बहादुर यादव के साथ। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह पूर्व के कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर भी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। लगातार भले छोटा कार्यकाल उनका प्राइम मिनिस्टर का रहा, लेकिन किसी परिचय के मोहताज नहीं थे चौधरी चरण सिंह। उसी की बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, चौधरी चरण सिंह एक ऐसा नाम जो हर पॉलिटिकल पार्टियां आज उनको याद कर रही कार्यक्रम रखकर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? पहली बात, मैं आपको और आपके चैनल को आज इस किसान दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्य प्रधानमंत्री की जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और नंदन करता हूँ। और तमाम प्रकार के पॉलिटिकल नेता डॉक्टर साहब हुए, लेकिन चौधरी चरण सिंह का जहां स्थान आता है और किसानों की बात कर की जाए तो आज किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल नेता इस बात को नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण था ना कि जब वो 23 दिसंबर 1902 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाट किसान परिवार में हापुड़ में जन्म लिए थे, तो बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, ऊर्जावान और कर्मठी थे। इनके माता पिता इनकी कर्मठता को देखकर ये सोचते थे कि बेटे को कहीं विदेश की शिक्षा दीक्षा दिलाई जाए, और इनको उनके परिवार के जो हार्दिक इच्छा थी वो वकालत थी। लेकिन घर की माली हालत यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से LLB यानी वकालत की और 1928 में एक गाजियाबाद जाकर शिफ्ट हुए और वहीं वकालत करने लगे। उस समय देश में गांधी जी और नेहरू के पीछे पीछे पूरा देश चल रहा था और 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो उसी समय हमारे चौधरी साहब जो किसानों और गरीबों के मसीहा थे, किसानों की लड़ाई के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया, वो गांधी और नेहरू के संपर्क में आते हैं। और उस संपर्क में आने की वजह से उन्होंने गाजियाबाद में एक कांग्रेस कमेटी का गठन भी करते हैं 1929 में। और जब महात्मा गांधी जी ने, जब अंग्रेजी हुकूमत ने नमक कर यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय उन्होंने 1930 में हिंडल नदी के किनारे नमक बनाने का योजना बनाई। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने इनकी भावनाओं को जान लिया, इनके कार्यशैली को जान लिया और उन्हें हिंडल नदी के किनारे चौधरी चरण सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाल देते हैं। करीब 6 महीने तक जेल में रहने के बाद जब वो वहाँ से जेल से बाहर निकलते हैं, तो उनका आप जान लीजिए कि वहाँ हापुड़ के वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हीरो की तरह स्वागत होता है। तरह तरह के उनके बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, तरह तरह नुक्कड़ सभाएँ होती, काफ़ी स्वागत होता है। उस स्वागत से वशीभूत होकर उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस समय उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेकर नुक्कड़ सभाएं कर भूमिगत होकर जो है कि अंग्रेज़ों के जो है कि खिलाफत किए। और अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ जो है कि बिल्कुल बजा दिया था कि अगर कहीं भी चौधरी चरण सिंह मिलते हैं तो उनके जिंदा और मुर्दा गिरफ्तार किया जाए, और इनको अगर गिरफ्तारी की अगर ये विरोध करते हैं तो उनको गोली मार दिया जाए। लेकिन उस समय उन्होंने भूमिगत होते, क्योंकि उस समय किसानों के एक बड़े नेता के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अपनी जो है जगह स्थापित कर चुके थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे इनके साथ एक हुजूम होकर जाता था। तो अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार या गोली नहीं मार सकती थी, इसलिए इनको गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया। और करीब 1.5 वर्ष तक इन्होंने जेल में रहने के बाद उन्होंने वहीं एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था शिष्टाचार।
शिष्टाचार के बाद जब 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और उस समय इन्होंने सोवियत संघ यानी नेहरू जी सोवियत संघ के तर्ज पर एक आर्थिक नीति लागू हुई, और कहीं कहीं आर्थिक नीति जो आज तक जो है कि अंग्रेज जो मतलब इनका कांग्रेस के जो विरोध का सामना करना पड़ा। और उस समय कांग्रेस के अंदर जितने भी पार्टी थे, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, वो भी कहीं के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन 1952 में जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था चौधरी चरण सिंह ने, जो कि 1952 में गोविंद वल्लभ भाई पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार जो उन्होंने विधायक होने का गौरव प्राप्त किया था। और कांग्रेस के विरोध इतना करने के बावजूद भी उन्होंने एक जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी समाप्त किया था 1952 में। और वहीं से कहीं न कहीं कांग्रेस और जो है कि चौधरी चरण सिंह के बीच जो है विरोध की खाई जो है बढ़ती चली गई। 1952 के बाद 62 के बाद उन्होंने 67 में जो है कि 3 बार जो है कि विधायक होने का गौरव प्राप्त किया। और हर मुख्यमंत्री काल में, चाहे वो चंद्रभान गुप्ता रहे हो, चाहे वो संपूर्णानंद का कार्यकाल रहा हो, वो हमेशा जो है कि किसी न किसी मुख्यमंत्री के काल के मंत्रिमंडल रहे। लेकिन कांग्रेस के साथ इनका जो है कि मतभेद इतना बढ़ता गया कि 1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने एक अलग से अपना पार्टी बनाया जिसका नाम था बीकेडी, यानी भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल के उन्होंने 1967 में जब गठबंधन किया और अपनी सत्ता में आती है, भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त करते हैं। और इस कार्य में उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा योगदान था। जबकि राम मनोहर लोहिया और इनकी बीकेटी आगे चलकर 1972 और 74 में एक हो जाती है, और जो है कि अब राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया जाता है। इस प्रकार से 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करती है, तो उसमें पूरे देश में इनका विरोध होता है। कांग्रेस का पूरे देश के विरोध होने के कारण पूरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कि गैर कांग्रेसी नेताओं को। और गैर कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने की वजह से सारे विरोधी जो कांग्रेस के थे एक मंच पर आते हैं, और 1977 में जनता पार्टी का गठन होता है। और 1977 में गठन होने के बाद उन्होंने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और हमारे चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी उनको मिलती है। लेकिन इसके पहले उन्होंने 1970 में जो एक ऐतिहासिक काम किया था कि राजस्व विभाग में लेखपालों की नियुक्ति का होता, किसी एक जात विशेष का वर्चस्व रहता था। लेकिन उन्होंने अपने निर्णय से, जबकि विरोध का सामना तो करना पड़ा, लेकिन अपने निर्णय से उन्होंने सभी जाति धर्मों के लिए लेखपाल की नियुक्तियों में अधिकार, और यहाँ तक कि दरवाज़ा खोल दिया था कि अब लेखपाल की नियुक्ति में सभी जाति और धर्मों के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन भी 1977 में जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ये भी बहुत दिन तक नहीं चल सकी। और इनको 1977 में कांग्रेस की हुकूमत के बाद, कांग्रेस की सरकार के मतलब समर्थन खींच लेने के बाद जो है कि 1989 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन देती है, फिर उन्हें 20 अगस्त तक का मौका मिलता है, लेकिन 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन खींच लेती है और सरकार गिर जाती है। इस प्रकार से इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद भवन जाने का, इसलिए इनकी कई ऐसे कारनामे रहे हैं जिन्होंने हमेशा जीवन में किसानों के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहे और हमेशा संघर्ष करते रहे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, हमेशा ये किसानों के मुद्दे को हमेशा संघर्ष के लिए तमाम जयंतियाँ मनाई जाती हैं, तमाम ऐसे महापुरुषों की मनाई जाती हैं जयंतियाँ। लेकिन चौधरी चरण सिंह की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश के हर वो पॉलिटिकल नेता, वो पॉलिटिकल पार्टियां मैं देखा कल कोने कोने में आज कहीं न कहीं उनका जयंती समारोह बना रही हैं। उसी की बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, उनके बायोग्राफी को लेकर भी चर्चाएं हुई, उनके जीवन परिचय को भी लेकर चर्चा कर रहे डॉक्टर अमर बहादुर जी। लेकिन सर एक चीज़ देखा गया, 1 मिनट का समय और आपसे लिया जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ आज हैं, जितना किसान की बात कहीं न कहीं चौधरी चरण जी करते थे, आज कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही। देखिए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान
घराने के थे और वो किसानों के दर्द को भली भांति जानते थे। इसलिए जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिसका दर्द जानता है वही जानेगा ना। और पॉलिटिकल बातें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए चौधरी चरण हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहते, उनके दुख दर्द को समझते थे, उनके हित की लड़ाई लड़ते थे। वो जानते थे कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही, इसलिए जगह जगह पर समय समय पर उन्होंने किसान के लिए किसान बिल की बात हो, चाहे आर्थिक नीति की बात हो, चाहे कल कारखाने की बात रही हो, चाहे जो उन्हें कर्ज से मुक्त किया करते थे। इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह की और पार्टियों से इनमें भिन्नता थी। वो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते थे, शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते थे। यही कारण था कि उन्हें सभी जाति और सभी पार्टी के लोग प्यार करते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं देखा जाए तो होम मिनिस्टर से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। प्राइम मिनिस्टर में ज़्यादा कार्यकाल नहीं था, लेकिन एक अलग पहचान चौधरी चरण सिंह की रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हिंदुस्तान बात के जुड़ने के लिए।